नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। खबरदार, 9 बजे का वो हमारा खास बुलेटिन जहां आपको मिलती है पूरी खबर और उसका पूरा विश्लेषण, और साथ ही साथ सोने का एक सिक्का जीतने का हर दिन मौका भी। लेकिन बात पहले आज के बुलेटिन की। पेरिस में हमले के 36 घंटे बाद कैसे हैं वहां के हालात, और पेरिस हमले की जांच की परतों से कौन कौन से राज फाश हो रहे हैं, बताएंगे आपको। आखिर पेरिस हमले ने पूरी दुनिया को झकझोरा है। तुर्की में G20 की बैठक में भी पेरिस हमले की गूंज पहुंची, लेकिन बैठक से पहले तुर्की में आतंकवादियों ने भी दस्तक दे डाली, तो उस आहट का भी हम करेंगे विश्लेषण। भारत में नाथूराम गोडसे को लेकर क्यों हंगामा है बरपा, और अब संघ भी गोडसे को सीधे सीधे हत्यारा कह रहा है, तो इसका मतलब है क्या? और साथ ही होगी दलाई लामा के उस बयान की भी बात जिसमें सियासत का पारा चढ़ा दिया है। आखिर ऐसा क्या कहा दलाई लामा ने कि राजनीति गरमा दी? लेकिन पहले बात पेरिस के माहौल की, जहां धीरे धीरे ही सही जिंदगी पटरी पर लौट रही है। करीब 36 घंटे पहले आतंक के वार से लहूलुहान पेरिस ने आज सुबह आंखें खोली तो संवेदना और शोक के सुर के साथ सैकड़ों लोग द ला रिपब्लिक नाम के चौराहे पर जुटे और हमले में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए दुआ मांगी, एकता और शांति के संदेश छोड़े। बटक्ला कंसर्ट हॉल के बाहर भी गिटार बजाकर लोगों के लिए प्रार्थना की गई। पेरिस में हुए आतंकी हमलों को 36 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। वैसे यहाँ इस शहर में आबोहवा में अभी वो रंग नहीं घुला जिसके लिए पेरिस जाना जाता है, लेकिन धीरे धीरे ही सही जिंदगी यहाँ अपने पटरी पर लौटने लगी है। शौक माचू पन जराक स्ट्रेस छे पन अवे जिंदगी छे तो जवान छे तो। Do you feel scared now? No, not really. I think it's very important that we are all together in this. It's happening in the United States. You know, it's happening all over the world, and we need to come together. आतंकवादियों ने हमला तो फ्रांस की आत्मा पर ही किया, लेकिन फ्रांस को मालूम है कि आतंकवादियों के सामने घुटने टेकने का कोई मतलब नहीं है, और फिर अब तो दुनिया फ्रांस के साथ है। पेरिस के साथ देने के लिए इक्वाडोर के राष्ट्रपति खुद शोक सभा में शामिल हुए, तो न्यूयॉर्क में वेस्ट पॉइंट आर्मी फुटबॉल टीम फ्रांस के झंडे लिए मैदान में उतरी। इधर भुवनेश्वर में सुदर्शन पटनायक ने रेत पर अपनी कला के जरिए फ्रांस के दुख दर्द में भारत के शामिल होने का ऐलान किया। दरअसल आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई के चलते पूरी दुनिया फ्रांस के साथ है, लेकिन सच यही है कि दुनिया सिर्फ शोक जता सकती है और दर्द फ्रांस को ही सहना है। पेरिस की जिंदगी बदल चुकी है। जिस तरह से हम लोग घूमते थे दिन भर, यहाँ पर बाहर रोड में रहते थे, रात को निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। बहुत ज्यादा डर लगता है। लोग सड़कों पर है, लेकिन दहशत का माहौल अभी भी बाकी है। आखिर हमला इतना भयंकर था कि उसकी हर नई तस्वीर लोगों को डरा रही है। आतंकवादी खुलेआम कत्लेआम कर रहे थे। उन्हें न पुलिस का डर था और न मासूमों की चिंता। इस बीच फ्रांस में 3 दिन का राष्ट्रीय शोक जारी है। दुनिया में फ्रांस की पहचान बन चुके एफिल टावर की बत्तियां आज भी बंद हैं। 1063 फीट ऊंचा एफिल टावर अंधेरे में डूबे हुए दुनिया को बता रहा है कि पेरिस और फ्रांस शोक में है। पेरिस में लवीना टंडन और स्मिता शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। पेरिस में हुए आतंकवादी हमले से ये साफ हो गया है कि आतंकवादियों ने शरणार्थी वेश में फ्रांस में शरण ली। 15 साल के लड़के को भी ढाल बनाया। एक आतंकवादी के पेरिस के होने की भी पुष्टि हुई है, और वहीं ये भी साफ हुआ है कि 3 टीमों में आतंकवादियों ने इस हमले की साजिश कई महीने पहले रची थी। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI भी आतंकवादी हमले की पड़ताल में अब जुट चुकी है। तेरह नवंबर की रात हुए आतंकवादी हमले को फ्रांस कभी नहीं भुला सकता। IS ने हमले की जिम्मेदारी तो पहले ही दिन ले ली थी, लेकिन अब हमले से जुड़े तार खुलने लगे हैं। शुरुआती जांच के मुताबिक आतंकवादियों ने 3 अलग अलग टीम बनाकर हमले को अंजाम दिया। हमले की साजिश करीब 9 महीने पहले शुरू हो गई थी।
आतंकी अक्टूबर महीने में लीरोस ग्रीक द्वीप के रास्ते से प्रवासी के तौर पर दाखिल हुए। हमले में शामिल एक आतंकवादी की उम्र महज 15 साल थी। एक आतंकवादी की पहचान पेरिस निवासी उमर इस्माइल मुस्तफई के रूप में हुई। पेरिस के कंसर्ट हॉल में हुए हमले के बाद मुस्तफई ने खुद को उड़ा लिया था। 29 साल के मुस्तफई की पहचान कटी उंगली की बरामदगी के बाद हुई। पेरिस के गरीब उपनगर में 21 नवंबर 1985 को पैदा हुआ उमर मुस्तफई के अपराधों की लिस्ट में 2004 से 2010 के बीच ऐसे छोटे छोटे गुनाह शामिल थे जिसके लिए उसे 8 बार अपराधी घोषित किया गया, लेकिन जेल नहीं जाना पड़ा। मुस्तफई का नाम सामने आते ही उसके भाई को हिरासत में ले लिया गया। फ्रांस के लिए ये एक जरूरी चुनौती है कि वो इन आतंकवादी हमलों से जुड़े हुए सारे तथ्य दुनिया के सामने रखे, क्योंकि दुनिया ये जानना चाहती है कि आखिरकार सुरक्षा के नजरिए से महफूज माने जाने वाले यूरोप में आतंकवादी इतने बड़े पैमाने पर खूनी खेल खेलने में कैसे कामयाब हुए। इस बीच फ्रांस, बेल्जियम, ग्रीस और जर्मनी के जांचकर्ता हमले की जांच में जुट गए हैं। उधर FBI की एक टीम भी अमेरिका से पेरिस पहुंच गई है। हालांकि FBI ऑफिशियल जांच का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो भी अपनी तरह से तफ्तीश कर रही है। बेल्जियम में पेरिस हमले से कथित तौर पर जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। यानी पेरिस हमले के बाद आतंक के खिलाफ नए सिरे से लड़ाई शुरू हो गई है। और इसका संकेत तो फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांद ने हमले के बाद ही दे दिया था। C'est une terrible épreuve. This is a terrible event that has once again come upon us. Nous assaillent. We know where the threat is coming from. We know who the criminals are. We know who the terrorists are. Laissez-les ne pas dormir. लेकिन एक सच ये भी है कि IS ने हमले के फौरन बाद ही वीडियो जारी कर फ्रांस को धमकी देने में देर नहीं की। पेरिस से लवीना टंडन के साथ आज तक ब्यूरो। तुर्की के अंटालिया में आतंक के अंत की पुरजोर आवाज उठी। ब्रिक्स देशों की मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुट वैश्विक कार्रवाई पर जोर दिया। वहीं G20 के देशों ने माना कि सीरिया संकट के साथ बगदादी संकट के इलाज में देरी अब सही नहीं। इधर पेरिस में आतंक के कहर से चिंतित दुनिया के दिग्गज देशों के मुखिया टर्की के अंताल्या में चर्चा के लिए जुटे थे। तो उधर सैकड़ों किलोमीटर दूर G20 देशों के बैठक के बावजूद पेरिस जैसी आतंकी वारदात की कोशिश की खबर से दहशत फैल गई। कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बावजूद IS के आतंकवादी टर्की में साजिश को अंजाम तक पहुंचा पाते कि साउथ टर्की के गजेनटेप इलाके में IS के एक फिदायीन आतंकवादी को पुलिस ने घेर लिया। छापेमारी की कार्रवाई के वक्त आतंकवादी ने विस्फोट में उड़ा दिया। एक दिन पहले भी टर्की में सुरक्षा बलों ने 4 संदिग्ध आतंकियों को मौत के घाट उतारा था। टर्की के अंकारा के बाद पेरिस की आतंकवादी घटना ने अंताल्या में G20 के एजेंडे पर ही असर डाल दिया है। सभी नेताओं ने एक सुर आर्थिक एजेंडे से ज्यादा अहमियत आतंकवाद के खात्मे को दी। ब्रिक्स देशों के नेताओं के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दर्द बयान किया कि आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंड छोड़कर पूरा विश्व एकजुट कार्रवाई करे। The need for a united global effort to combat terrorism had never been more urgent. This must also be a priority for BRICS nations. G20 मीटिंग में फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद की गैर मौजूदगी में पेरिस अटैक के गुनहगार आतंकवादी संगठन IS के खिलाफ एक्शन प्लान पर सहमति बनी। एक सुर से दुनिया के सभी कद्दावर नेताओं ने माना कि सीरिया संकट का समाधान जल्द से जल्द निकाला जाए। सीरिया, लेबनान और इराक में मजबूत पकड़ बना चुके ISIS समेत दूसरे आतंकी संगठनों का सफाया जल्द से जल्द हो। आतंकवाद के वैचारिक पक्ष समेत उसके तमाम स्रोतों का खात्मा करना समय की सबसे बड़ी मांग है। We have been in contact with French officials to communicate our deepest condolences to the families of those who've been killed, to offer our prayers and thoughts to those who've been wounded. We have offered our full support to them. पेरिस के रिश्ते जख्म में G20 का संकेत साफ है कि अबू बकर अल बगदादी और उसके आतंकी फौज पर मौत मंडराने लगी है और अंताल्या से बगदादी के अंत का युद्धनाद हो चुका है। आज तक ब्यूरो।
तुर्की में G20 सम्मेलन चल रहा है और वहां 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद हैं। सभी ने 2 मिनट का मौन रखा है। पेरिस में हुए हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए ये मौन वहां पर रखा गया। और इसके अलावा मुंबई CST यानी कि इस स्टेशन पर जहां मुंबई हमलों का पहला हमला यहीं से शुरू हुआ था, फ्रांस के झंडे के रंग में रोशनी की गई है और प्रतीकात्मक इसे फ्रांस के झंडे के रंग में रोशन किया गया है, ये संदेश देते हुए कि मुंबई की तर्ज पर जो पेरिस में हमला हुआ है, आतंकवादी हमला हुआ है ISIS की तरफ से, मुंबई भारत आपके गम में, आपके दुख में आपके साथ है। आतंक लगातार ISIS का बढ़ता जा रहा है, तो सवाल ये है कि आखिर ISIS के आतंक का अंत कैसे होगा। सुरक्षा विशेषज्ञों की इसके अंत के बारे में क्या राय है? देखिए, ISIS से अगर लड़ना है तो ये केवल आप सैन्य शक्ति से इसके खिलाफ नहीं लड़ सकते, और सैन्य शक्ति में जो आपकी इंटरनल सिक्योरिटी है या आंतरिक सुरक्षा है वो, और दूसरा ये एक लिहाज से क्योंकि ISIS ने एक रियासत का स्वरूप भी ले रखा है, तो फिर उस रियासत को भी आपको निस्तनबूद करना पड़ेगा। तो वो तो सैनिक जो शक्ति का प्रयोग है वो एक तरफ है, उसके साथ साथ उसके और कंपोनेंट्स हैं कि उनके जो पैसे की रसाई है या उनके पास जो दुनिया भर से रिक्रूट्स जा रहे हैं, लोग जाके उनके साथ शमूलियत कर रहे हैं उनकी रैंक्स में, उस पर रोक लगानी पड़ेगी। उसके लिए जो रणनीति होनी चाहिए, सबसे पहले अपनी इंटेलिजेंस को आपको स्ट्रेंथन करना होगा। आपकी ह्यूमनिट की रीच सीरिया, इराक, जहां से ये उत्पन्न हो रहा है, वहां तक जो है अपने एजेंट्स, आपके पेनिट्रेशन ऑपरेशंस को सफल करना होगा, ताकि इसके पहले कि आपके ऊपर वार हो, आपको उसकी खबर हो। खबर अब गोडसे और RSS की। नाथूराम गोडसे के बलिदान दिवस मनाने की कुछ कट्टरपंथी संगठनों की कोशिश पर RSS ने एक बड़ा बयान दिया है। RSS ने गोडसे को हत्यारा बताकर उसे सम्मानित करने की घटना की निंदा की है। वहीं कांग्रेस ने भी हिंदू महासभा समेत कई संगठनों की कोशिश के खिलाफ मोर्चा खोला है। गोडसे के महिमा मंडन पर सियासत गरमाई है। भगवा संगठनों का एक गुट गोडसे की फांसी के दिन को बलिदान दिवस मनाया, तो विरोध में कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया। गोडसे के खिलाफ कांग्रेस के सुर के साथ RSS ने भी सुर मिलाए। गोडसे को हत्यारा और कातिल बनाकर साफ किया कि गांधी रोशनी थे तो गोडसे अंधेरा था। गोडसे के खिलाफ RSS के बयान पहले कई बार गोलमोल भी रहे हैं, लेकिन अब लाइन साफ है। मोदी लंदन में गांधी और बुद्ध का नाम लेते हैं तो RSS भी गोडसे की छाया से दूरी बनाने में पीछे नहीं। ये बुद्ध की धरती है, भारत ये गांधी की धरती है, और इसलिए हमारे संस्कारों में एक बात हमारी रगों में है कि समाज के मूलभूत मूल्यों के खिलाफ किसी भी बात को भारत स्वीकार नहीं करता है। यानी गोडसे आज दुनिया में शर्म का सबब है, जबकि गांधी दुनिया में भारत की पहचान बनकर अमर हो चुके हैं। गांधी और गोडसे के बीच RSS की मुश्किल ये रही कि गोडसे की गोली से गांधी जी की मौत के बाद RSS ही केंद्र के निशाने पर आया था। गोडसे और RSS के रिश्तों की वजह से केंद्र को RSS पर 1948 में पहला प्रतिबंध लगाने का बहाना मिला था। हालांकि बाद में संघ गांधी हत्या के केस में बेगुनाह निकला और प्रतिबंध भी खत्म हो गया। अब RSS भले ही गोडसे से पल्ला झाड़कर दूर खड़ा है, लेकिन गोडसे की फांसी के दिन 15 नवंबर को बलिदान दिवस की नई परंपरा पर शायद किसी बयान का कोई असर नहीं है। और अब दिन भर की कुछ और अहम और महत्वपूर्ण खबरें हम आपको जल्दी से दिखाते हैं। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के बिहार चुनाव पर दिए गए बयान के बाद राजनीति गर्मा गई है। एक तरफ कांग्रेस ने जहां दलाई लामा के बयान को लपकते हुए बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है, तो वहीं बीजेपी ने दलाई लामा पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
दलाई लामा ने कहा था कि बिहार की जनता ने हिंदुत्व के मुद्दे को नकार दिया। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने विकास व इंसानियत को जीत का हकदार बनाया है। Bihar election, I think, shows the majority of Hindu people still believe harmony. साफ है कि दलाई लामा का बयान बीजेपी को पच नहीं सकता, लेकिन विरोधियों को इस बहाने बीजेपी को घेरने का अच्छा मौका मिल गया है। देश भर में आज से स्वच्छ भारत अभियान के लिए अलग से सेस लागू हो गया है। इससे होटल, मोबाइल, जिम का बिल जैसी कई सेवाएं महंगी हो गई। रेलवे और हवाई सफर भी महंगा हो गया है। देश में सेवा के दायरे में आने वाली सभी सेवाएं इसके दायरे में होंगी। रेलवे ने सर्कुलर जारी कर कहा है कि फर्स्ट क्लास और सभी एसी क्लास के टिकट 4.35% महंगे हो जाएंगे। इस मद से आने वाले पैसे पूरी तरह से स्वच्छ भारत अभियान पर खर्च होंगे। हालांकि कई लोगों को सरकार का ये कदम नहीं भा रहा है। ये बनिया राज है इनका, तो इस तरह कहाँ वो हो पाएगा बताइए। जो आपका स्लीपर में, जो आपका एसी में जो चलते था, आपने डबल इसका कर दिया। वो लोग बोल रहे हैं कि ये स्वच्छ भारत अभियान के लिए दिया जा रहा है, पर वो सच में उस जगह लगा रहे हैं या नहीं, इसका कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा। पैसे बढ़ रहे हैं, अगर वो सही काम के लिए लग रहे हैं कि नहीं, इसका तो हमें पता नहीं है। दूसरी तरफ सरकार ने साफ किया है कि स्वच्छ भारत सेस एक और टैक्स नहीं, बल्कि इससे स्वच्छ भारत अभियान में हर नागरिक का योगदान सुनिश्चित होगा। पेट्रोल के दामों में फिर से बढ़ोतरी हुई है। खुले बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आधी रात से इजाफा लागू हो जाएगा। खुदरा बाजार में पेट्रोल के दाम 36 पैसे प्रति लीटर बढ़ने के बाद दिल्ली में पेट्रोल 61.06 रुपए में मिलेगा। वहीं डीजल के दामों में भी 87 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद दिल्ली में डीजल के दाम 46 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। पेट्रोल कीमतों में ताजा बढ़ोतरी के पीछे रुपए के मुकाबले मजबूत डॉलर को वजह बताया जा रहा है। हालांकि अहम सवाल यह भी है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल के दाम $44 प्रति बैरल के करीब मंडरा रहा है। फिल्म ने पहले दिन 40 करोड़, शुक्रवार को 31.5 करोड़ और शनिवार को 30 करोड़ रुपए की कमाई की। यानी फिल्म 150 करोड़ का आंकड़ा आसानी से छू लेगी। लेकिन सवाल यही है कि फिल्म प्रेम रतन धन पायो क्या सलमान की ही पिछली फिल्म बजरंगी भाईजान का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? छोटे पर्दे पर अपने शो आज की रात है जिंदगी के प्रमोशन के लिए महानायक अमिताभ बच्चन ने मुंबई में लोकल ट्रेनों को जरिया बनाया है। अमिताभ बच्चन आज मुंबई लोकल के सेकंड क्लास के डिब्बे में सफर पर निकले तो मुसाफिरों के बीच पूरी महफिल सज गई। मस्ती के माहौल में अमिताभ का लोकल सफर हर किसी के लिए यादगार बन गया। आप इंतजार कर रहे होंगे विजेता के नाम के ऐलान का, तो कल जिन्होंने सोने का एक सिक्का जीता है उनके नाम का ऐलान हम किए देते हैं, और वो नाम है मोहम्मद फाजिल, बरेली, उत्तर प्रदेश से। फाजिल साहब, बहुत मुबारक आपको, सोने का एक सिक्का। और आज का सवाल हम आपको बता देते हैं, फ्रांस के किस शहर में आतंकवादियों ने हमला किया? लिली, नाइस या पेरिस? ये आज का सवाल है। जवाब देने के लिए आप मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाइए, खबरदार टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, ABC तीनों में से एक जवाब लिखिए, 52424 पर हमें SMS कर दीजिए। और अगर आपका सवाल का जवाब सही है तो उसमें से एक लकी विजेता चुना जाएगा और उसे मिलेगा एक सोने का सिक्का। कल हम ऐलान करेंगे और कल शाम 7 बजे तक आप अपने जवाब हमें भेज सकते हैं। देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।